नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको BA 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 4 की जिस महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं, उस टेक्निक का नाम है REBT। ठीक है, यानी कि रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके बारे में हम बात करेंगे और यह काउंसलिंग टेक्निक है, यानी कि परामर्श का एक तरीका है, परामर्श का एक जरिया है जिसके माध्यम से एक काउंसलर जो होता है अपने क्लाइंट के इरेशनल बिलीफ को रेशनल बिलीफ में कन्वर्ट करता है। इसके पहले हम लोग CBT के बारे में बात किया। ये सभी क्या है, एक टेक्निक होता है, परामर्श तकनीक होता है जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा इजाद किया होता है और इसी की सहायता से एक काउंसलर जो होता है अपने क्लाइंट की समस्याओं को समझकर उसके अकॉर्डिंग टेक्निक अपना के उनकी समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। तो आइए REBT को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे, देखिए MCQ में भी ये चीज़ें पूछ सकती हैं, इसलिए हम समझेंगे सबसे पहले REBT का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि हिंदी में जान लीजिए तार्किक भावात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक, अब इसके बारे में समझते हैं कि अल्बर्ट एलिस ने यह थ्योरी क्यों दी है। तो देखिए, एलिस ने यह देखा कि लोग घटनाओं यानी कि जो इवेंट है की वजह से परेशान नहीं होते, मतलब जो घटना हो रहा है, जो उनके जीवन में कुछ हो रहा है उसके वजह से नहीं परेशान नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के बारे में अपनी गलत धारणाओं इरेशनल बिलीफ, ठीक है, की वजह से परेशान होते हैं। अल्बर्ट एलिस महोदय का जो ये काउंसलिंग टेक्निक है वो इसी पर आधारित है। इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति है उसके जीवन में जो घटना हो रहा है वो असल में उससे परेशान नहीं होता, बल्कि वो घटना के कैसे इंटरप्रिटेशन करता है, घटना के बारे में कैसे वो सोचता है, ठीक है, इससे वो ज़्यादा परेशान होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल इन्होंने कहा बताया कि जैसे दो छात्र हैं, उनका ख़राब रिजल्ट आया। अब देखिए घटना क्या है, दो छात्र हैं, उनका रिजल्ट क्या है, ख़राब आया। अब जो स्टूडेंट ए है वो सोचता है कि कोई बात नहीं है, मैं मेहनत करूँगा, इस बार कर ख़राब हो गया, आगे चल के जो है रिजल्ट अच्छा होगा। तो जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं फिर से मेहनत करूँगा, तो इससे क्या है, उससे दुख कम होता है और आगे और भी दुगनी गति से तैयारी करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये पहला सोच है। और दूसरा स्टूडेंट भी ये सोचता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया, मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तो इससे उसने घटना का एक निगेटिव पर्सपेक्टिव में इंटरप्रिटेशन किया है, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर डिप्रेशन होगा, ठीक, एंग्जाइटी होगा और होपलेसनेस हो जाएगा। जो उसका थोड़ा बहुत स्थिति ठीक था वो और भी डवाडोल हो जाएगा, क्योंकि वो मानसिक समस्याओं से जूझने लगेगा। तो बेसिकली जो एलिस महोदय है उनका ये निष्कर्ष है कि व्यक्ति के अंदर जो भी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है वो उसका असल कारण घटना नहीं होता है, इवेंट नहीं होता है, बल्कि क्या है, घटना के बारे में उसकी सोच होती है। ठीक, ये इनका मुख्य जो है सार है इस REBT टेक्निक का। और इन्हीं इरेशनल बिलीफ को क्या है, रेशनल बिलीफ में, यानी कि अतार्किक विश्वास को, अतार्किक धारणा को तार्किक विश्वास में कन्वर्ट करके एक क्लाइंट की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आइए समझते हैं कि REBT की मुख्य मान्यता क्या है, यानी कि बेसिक एजम्पशंस ऑफ REBT, मतलब जिन आधार पे ये REBT काम करता है। सबसे पहला है कि पीपुल डिस्टर्ब देमसेल्फ, मतलब व्यक्ति स्वयं अपनी परेशानियाँ पैदा करता है। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जो परेशानी आती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति उसके पीछे स्वयं जिम्मेदार होता है। ये वास्तव में सच बात है कि व्यक्ति अगर किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, आज किसी मानसिक समस्या में आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसने खुद ही मानसिक समस्या को पनपने दिया, अपने अंदर क्या है, उत्पन्न होने दिया। जैसे व्यक्ति के जीवन में कोई घटना हुई, कोई भी दुख घटना हुई, मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी किया, आपने मेहनत किया, लेकिन आप असफल हो गए, ठीक है, तो ये इवेंट हो गया। अब क्या है, उस असफलता को आपने इतना ज़्यादा सीरियस लिया कि आपने कह दिया कि मेरी पूरी दुनिया ही
ख़त्म हो गई, मेरी पूरी दुनिया ही समाप्त हो गई। तो इससे क्या होगा, जब ऐसा थिंकिंग आप इरेशनल बिलीफ रखेंगे तो आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और होपलेसनेस और बहुत ज़्यादा दुख आपको होगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी समस्याओं का स्वयं जिम्मेदार होता है और स्वयं अपने लिए परेशानियाँ करता है। अब देखिए अगला है इरेशनल बिलीफ काजेस प्रॉब्लम। जो अतार्किक धारणा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो समस्याओं का कारण बनता है। इरेशनल बिलीफ काजेज प्रॉब्लम। अतार्किक धारणाएं या अतार्किक विश्वास यह समस्याओं को जन्म देती है। कैसे, देखिए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना हो रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी हो रहा है जो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो वो क्या है, उससे संबंधित अगर वो गलत सोच अपने अंदर बना ले रहा है, ठीक है। अतार्किक धारणा मतलब बिना सिर पैर की कोई चीज़ जो है अपने अंदर बैठा लेना, ठीक है। उसका कोई फैक्ट नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, बस वो जो है अपने अंदर उस घटना से संबंधित गलत सोच बैठा लेता है। तो इससे क्या है, व्यक्ति को कई तरह की सांवेगिक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। जैसे वो डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि चीज़ों में आ सकता है। जैसे एक इरेशनल बिलीफ ये है कि व्यक्ति कहता है कि सबको मुझे पसंद करना चाहिए। ये कौन सा तर्क वाला बात है कि सबको मुझे पसंद करना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को तो सब पसंद करते ही नहीं, उनको गाली देते हैं, आपको क्यों पसंद करेंगे। तो आपने इरेशनल बिलीफ बना लिया कि सबको मुझे पसंद करना चाहिए। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है तो आप क्या है, दुखी होंगे, आप जो है गुस्सा करेंगे, आप तनाव में चले जाएंगे। ये क्या है, इरेशनल बिलीफ है, यानी बिना सिर पैर के बात, बिना सिर पैर के विश्वास, बिना सिर पैर के धारणा। तीसरा है बिलीफ कैन बी चेंज। अब जो इरेशनल बिलीफ आपने बैठा लिया है उसको बदला भी जा सकता है। गलत धारणाएं क्या है, बदली भी जा सकती है। यही आरएबीटी का मुख्य लक्ष्य है। आरएबीटी का मुख्य उद्देश्य भी ये होता है कि जो गलत धारणा है आपके अंदर बैठी है उसको क्या है, बदला भी जा सकता है। जैसे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए इवेंट यह है कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट ख़राब आया, उसका गलत धारणा ये बढ़ गया कि मेरी पूरी जीवन समाप्त हो गई, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा फेल हूँ, मैं फेल हो गया तो मेरी पूरी दुनिया ख़त्म। तो काउंसलर क्या करता है, उसे जो अतार्किक धारणा है उसको तार्किक धारणा में ऐसे बदलता है। अच्छा ये बताइए कि एक छोटा सा रिजल्ट आने से, एक चीज़ आने से क्या है, आपकी वाकई में पूरी दुनिया समाप्त हो गई? क्या सच में आप हमेशा फेल हैं? आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ गए हैं, आप जो है शुरू से 12th तक आप फेल थे, पास नहीं थे। तो ऐसे थोड़ी होता है। ये जो असफलता आती है व्यक्ति के जीवन में, वो व्यक्ति को उसकी कमजोरियां बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आपसे कमी कहाँ रह गई है, ये बताने के लिए कि आप कैसे बेहतर तरीके से फिर बूस्टअप करके तैयारी करके अब आगे जो है सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सभी बच्चे अपने ध्यान में रखें कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति आती है जब आपने खूब तैयारी की हो, मेहनत की हो, लेकिन आपको सफलता परिणाम आपके आशा के अनुकूल ना आया हो, तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखने की बात है, बल्कि अपने आप का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। आप अपने मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, कौन सा चीज़ मुझसे पढ़ने से छूट गया, और फिर जो है अपनी सभी तैयारी को फिर से ऑर्गेनाइज करके आप जो है अच्छे से पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है, सफलता मेहनत मांगती है, सफलता डेडिकेशन मांगता है, ठीक है, सफलता कंसिस्टेंसी मांगता है। तो ये चीज़ें आप करेंगे, और पेशेंस भी मानता है, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है, आप बना के रखिए। अब देखिए, अब हम समझते हैं, ये 3 बेसिक एजम्पशन थे, हमने आपको बता दिया। अब समझते हैं कि बार बार आ रहा है इरेशनल बिलीफ और रेशनल बिलीफ। अतार्किक विश्वास होता क्या है? देखिए, अतार्किक विश्वास मतलब ऐसी धारणाएं जो अवास्तविक हो, जो रियल ना हो, अनरियल हो, ठीक है, कल्पना वाली बातें, और तर्कहीन हो, किसी फैक्ट या लॉजिक के आधार पर ना हो, और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। गलत चीज़ें व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचाता है, कैसे? कोई चोट वोट लगा के नहीं, मानसिक, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सब मानसिक समस्याओं से व्यक्ति जूझ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टरबेशन थिंकिंग क्या होता है? जैसे मास्टरबेशन थिंकिंग ये होता है कि मुझे हर हाल में सफल होना ही चाहिए, ठीक है। अगर व्यक्ति को ये इरेशनल बिलीफ है कि मुझे हर हाल में सफल होना ही चाहिए, सबको मुझे पसंद करना ही चाहिए, ये सब क्या है, इरेशनल बिलीफ है। अगर ऐसी चीज़ नहीं हो रहा है तो इसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति के अंदर एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन यानी कि कुंठा, चिंता, अवसाद और कुंठा व्यक्ति के अंदर
जन्म ले लेंगी। क्योंकि सोच जो होता है व्यक्ति का ना, वो उसके जो है केवल मानसिक चीज़ों को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि सामूहिक चीज़ों को, सामाजिक चीज़ों को और भावनात्मक समस्याएं भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि सोच बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा, नज़रिया बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा। ठीक है, किश्ती बदलिए, किनारा बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं रेशनल बिलीफ यानी कि तार्किक विश्वास क्या होता है। देखिए, तार्किक विश्वास वो विश्वास होते हैं जो किसी फैक्ट पे आधारित होते हैं, जो रियल होते हैं, जो व्यक्ति को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं सफल होना चाहता हूं। कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन असफलता भी संभव। क्यों? कोई आप नया काम करने चलेंगे, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरी श्योरिटी थोड़ी है कि आप जो है सफल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें मान के चलते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन असफलता, यदि असफलता लग गई तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा चीज़ छोड़ के दुनिया से संन्यास से वैराग लूँगा, लेकिन मैं अपनी कमजोरियों को आकलन करूँगा, फिर से तैयारी करूँगा। इसका परिणाम क्या होता है? इमोशनल बैलेंस यानी कि सांवेगिक संतुलन, कॉन्फिडेंस होता है यानी कि आत्मविश्वास बढ़ता है, और हेल्दी एडजस्टमेंट यानी कि स्वस्थ समायोजन व्यक्ति के अंदर बढ़ता है। तो ये रेशनल बिलीफ होता है। मैंने आपको बता दिया इरेशनल बिलीफ क्या होता है, रेशनल। अब जो है आरईबीटी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसको हम एबीसी मॉडल कहते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, देखिए एलिस का सबसे प्रसिद्ध मॉडल कौन सा है? एबीसी मॉडल। आइए समझते हैं एबीसी मॉडल क्या होता है। देखिए, ए फॉर होता है एक्टिवेटिंग इवेंट यानी कि उत्तेजक घटना। उत्तेजक घटना मतलब कि ऐसी घटना जो व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति को उत्तेजित कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम में कम नंबर आना, ये क्या है? एक्टिवेटिंग इवेंट। ठीक है, उत्तेजित घटना है यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित जरूर करेगी। दूसरा है बी, बिलीव, विश्वास या धारणा, घटना के बारे में हमारी सोच। ठीक, घटना क्या है? एग्जाम में कम नंबर आए, अब घटना के बारे में हमारी सोच क्या है? अगर हमारी सोच है कि मैं बेकार हूँ, ठीक, या हमारी दो सोच हो सकती है। पहला सोच हो सकती है कि मैं बेकार हूँ या मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत होगी है। अब तीसरा सी है कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम। इसके परिणाम क्या होंगे? जैसा बिलीव आप रखेंगे घटना के संबंध में, वैसा ही परिणाम आएगा। यदि आप घटना जो हो रही है, एग्जाम में कम नंबर आ रहा है, इससे बिलीव रखते हैं मैं बेकार हूँ, तो आपका क्या है, जो परिणाम आएगा वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी आएगा। जैसे ये देखिए बिलीव का परिणाम, अगर आपने रखा है बिलीव मैं बेकार हूँ, तो क्या है आपका परिणाम क्या आएगा? डिप्रेशन में आप जाएंगे, एंग्जाइटी में आएगा। और यदि आपने रखा है मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपके अंदर कामनेस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एबीसी मॉडल है। अब समझते हैं कि आरईबीटी की सबसे बड़ी खोज क्या है। तो देखिए, आरईबीटी कहता है कि लोग सोचते हैं ए और सी। ठीक है, यानी कि उत्तेजक इवेंट, घटना हुई और घटना से संबंधित परिणाम हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एलिस कहता है कि ए, बी और सी, घटना और परिणाम के बीच में बी भी काम करता है। लोग कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली दे दिया, वो तुरंत थप्पड़ मार दिया। ठीक है, घटना हुआ, उसका परिणाम निकल गया, लेकिन उसके बेस बी यानी कि बिलीव, विश्वास या धारणा भी जरूर काम करता है। यानी कि उस घटना से संबंधित व्यक्ति कैसा थिंकिंग रखता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हाथी चले कुत्ते भूखे हजार वाला बात है, तो वो क्या है, वो रिस्पांस नहीं करेगा। परिणाम क्या है, वो मारपीट करे नहीं करेगा, उसके अंदर कामनेस आएगा, वो नहीं चिढ़ेगा। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर ये सोच है कि वो थोड़ी थोड़ी बात तो प्रभावित हो जाता है, तो वो तुरंत रिएक्शन कर देगा। तो ये घटना और परिणाम के बीच में बी काम करता है, यानी कि बी यानी कि बिलीफ। ठीक, इसलिए एलिस ने कहा था ना कि वास्तव में जो समस्या होती है वो घटना में नहीं होती है। घटना के बारे में व्यक्ति की सोच कैसी होती है, कैसी धारणा होती है, कैसा विश्वास होता है, वही क्या है मेन व्यक्ति के अंदर समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। अब हम समझेंगे कि आरईबीटी के हिसाब से काउंसलिंग का स्टेप क्या होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए आरईबीटी का काउंसलिंग स्टेप क्या होता है, उसके समझने के पहले जो इन्होंने एबीसी में दो चीज़ें और ऐड करके एक नया मॉडल बनाया, जिसको हम
ABCDE मॉडल कहते हैं। इसके बारे में हम समझते हैं कि दो चीज़ें और बाद में एलिस साहब ने क्या जोड़ी ABCD मॉडल में और उसका क्या मतलब होता है, फिर हम काउंसलिंग का स्टेप क्या होता है RBT के रिगार्डिंग उसके बारे में समझने वाले हैं। देखिए बाद में एलिस ने 2 स्टेप और जोड़े। कौन कौन सा? डी बराबर होता है डिस्प्यूटिंग। इसका मतलब गलत बिलीव को चैलेंज करना, ठीक, यानी कि जो गलत बिलीव है उसको चैलेंज करना, ठीक है। मतलब आपने किसी भी घटना से संबंधित जो गलत विश्वास धारणा अपने मन में बैठा ली है उसको काउंसलर क्या करता है? चैलेंज करता है। कैसे? जैसे क्लाइंट कहता है कि सबको मुझे पसंद करना चाहिए, तो काउंसलर कहता है क्या वास्तव में संभव है कि इस दुनिया में सब व्यक्ति जो है आपको पसंद करे? ये पॉसिबल नहीं है, इरेशनल बिलीव है, तो वो चैलेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, क्लाइंट मैं हमेशा फेल हूँ, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि मैं हमेशा फेल हूँ। काउंसलर क्या आप सच में हमेशा फेल हो? ठीक है, तो इससे बाद में सोचता है, क्लाइंट सोचने में मजबूर कर देता है, धीरे धीरे जो है उसका इरेशनल बिलीव कम होता है। फिर एक जोड़ा ई बराबर इफेक्टिव न्यू बिलीव, मतलब नई हेल्दी थिंकिंग डेवलप करना किसके अंदर? क्लाइंट के अंदर। जैसे एग्जांपल, मैं ये पहले वाला क्या था? मैं हमेशा फेल हूँ। अब न्यू इफेक्टिव न्यू बिलीव क्या होगा? मैं फेल नहीं हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं सुधार सकता हूँ। ये आप लोगों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। जब कभी भी आपको किसी भी काम में, पढ़ाई लिखाई में, किसी भी क्षेत्र में सफलता मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यही अपने से कहें, मैं असफल नहीं हूँ, मुझसे गलती है, मैं सुधार कर सकता हूँ। डेट्स इट। ये आपका है ABCDE मॉडल, ठीक है। पहले था ये ABC मॉडल, जिसमें बाद में DE एलिस साहब ने जोड़ा, तो इसलिए ये ABCDE मॉडल बना। अब आइए REBT का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो REBT टेक्निक है, एलिस साहब इसके जन्मदाता हैं। इन्होंने किन स्टेप का फॉलो करने के लिए बताया है एक काउंसलर को जब वो क्लाइंट की जो है काउंसलिंग करता है इस टेक्निक के माध्यम से? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है प्रॉब्लम पहचाना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी क्या है, इसमें काउंसलर क्या करता है? क्लाइंट की जो मुख्य समस्या होता है सबसे पहले उसे पहचानता है। जैसे क्लाइंट फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ, मैं जो है फेल हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। तो ये मुख्य समस्या जो होता है उसे पहचानता है, और पहचानने के बाद समस्या के पीछे जो सोच है, जो इरेशनल बिलीव है, उसे भी पहचानने का कोशिश करता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आता है इरेशनल बिलीव पहचाना, यानी कि दो अतार्किक विश्वास है पहचान। जैसे यहाँ पे मुख्य समस्या पहले क्या मेन प्रॉब्लम है, क्लाइंट क्या कह रहा है उसको सुन लेना। जैसे कह रहा है क्लाइंट मैं तनाव में रहता हूँ, हमेशा चिंता में रहता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो समझ लेना मुख्य समस्या क्या है। अब उस समस्या के पीछे जो सोच उसका है, जो बिलीफ है, जो अतार्किक धारणा है, उसके बारे में इसमें पहचाना जाता है। क्योंकि एलिस साहब, जैसा कि आपको पता है, एलिस साहब कहते हैं कि जो प्रॉब्लम होता है वो घटना में नहीं होता, वैसे घटना के बारे में हमारी जो सोच होती है उसमें होता है, ठीक। तीसरे में होता है ABC एनालिसिस करना। जैसे मैंने आपको बताया, A मतलब एक्टिविटी इवेंट, मतलब ऐसा कौन सा घटना क्लाइंट के साथ हुआ है जिसने उसको ट्रिगर किया है यहाँ तक आने के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, तो ये उससे पूछा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या ऐसा हुआ उसके बाद डिप्रेशन चल गया। मान लीजिए कोई छात्र जो है किसी चीज़ की तैयारी करता है, सफल हो गया, उसके बाद डिप्रेशन। तो एक्टिवेटिंग इवेंट यानी कौन सी चीज़ें उसको ट्रिगर की है यहाँ तक आने के लिए, वो। फिर बिलीफ्स माने अतार्किक विश्वास, गलत धारणा उससे संबंधित क्या है। फिर C मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम क्या जो आपके सामने वर्तमान, जैसे चिंता, कुंठा, तनाव, अवसाद, ये सभी चीज़ें होता है। तो ABC एनालिसिस हो जाता है। स्टेप 4 में बिलीफ चैलेंज करना। अब स्टेप 4 में क्या होता है कि जो इरेशनल बिलीफ क्लाइंट अपने दिमाग में बैठा है, गलत धारणा बैठा है, उसको क्या है, चैलेंज किया जाता है, ठीक है। वो कैसे चैलेंज करता है? क्लाइंट क्वेश्चनिंग करके कहता है। जैसे क्लाइंट कहता है कि मेरा जीवन बेकार है, ठीक है। तो काउंसलर कहता है क्या आपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया नहीं है? क्या एक चीज़ से आपका जीवन बेकार हो गया? तो ये बिलीफ चैलेंज कर देता है। स्टेप 5 पे न्यू रेशनल बिलीफ डेवलप करना है, यानी कि नया तार्किक विश्वास डेवलप करना, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं हमेशा फेल हूँ, ये इरेशनल बिलीफ है। अब इसको क्या है, न्यू रेशनल बिलीफ में कैसे, मैं फेल नहीं हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं सुधार सकता हूँ अपने आप को, ठीक। अब उसके बाद स्टेप 6 और लास्ट है बिहेवियर चेंज करना।
अब धीरे-धीरे क्या है उसको बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन के लिए क्या है प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि कोई वो रोग तो नहीं है कि दवा देंगे, रोग भी होता है तो दवा देते हैं 8 दिन 10 दिन 1 महीना होता है तब जाके सही होता है। ये तो सोच है, तो सोच बदलना है, इरेशनल बिलीफ बदलना है, तो क्या है इसकी प्रैक्टिस कराना होगा। क्लाइंट से कहना होगा कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और इसमें कुछ होमवर्क भी दिया जाता है, जैसे डायरी आप लिखिए, आपके दिमाग में जो सोच आ रहा है, अफ़र्मेशन अच्छा कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, फिर फॉलो अप, फिर इसके बाद फॉलो अप किया जाता है। काउंसलर देखता है कि कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका इरेशनल बिलीफ ठीक हुआ कि नहीं। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग when counselor use the REBT टेक्निक्स। लेट्स फर्दर आगे चलते हैं। REBT टेक्निक्स कौन कौन से अपनाया जाता है, जैसे कॉग्निटिव टेक्निक्स यानी कि संज्ञानात्मक तकनीक तरीके होते हैं। मैंने आपको CBT में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है गलत जो सोच होता है उसको क्या है बदला जाता है क्लाइंट के, तो ये कॉग्निटिव टेक्निक। फिर इमोशनल टेक्निक यानी कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन है, ठीक है, मतलब इमोशन से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, असंतुलन है, तो ये क्या है इमोशनल टेक्निक अपना के उसको जो है उसका इमोशन जो है बैलेंस किया जाता है। फिर बिहेवियर चेंज, यदि उसके व्यवहार में कोई समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, तो उसमें क्या है बिहेवियर टेक्निक्स अपनाया जाता है, जो आपका स्किनर पॉलॉग ने महोदय ने बताया है। तो ये टेक्निक्स का उद्देश्य क्या होता है, REBT किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये किया जाता है। तो पहला इरेशनल बिलीफ कम करना। जो इरेशनल बिलीफ यानी गलत धारणा है किसी भी घटना को लेकर, उसको धीरे-धीरे कम करना, ठीक है। फिर इमोशनल प्रॉब्लम करना, अगर संज्ञानात्मक समस्या किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है तो उसको भी कम करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना। हेल्दी थिंकिंग डेवलप करना, मतलब उससे समझाना कि कोई भी घटना हुई तो उससे संबंधित आपको गलत धारणा या विश्वास नहीं रखना है, बल्कि एक स्वस्थ चिंतन या सोच आपको अपने अंदर डेवलप करना है। फिर बेटर एडजस्टमेंट करना, मतलब उसको बताना कि किसी भी परिस्थिति में हुई है, कोई भी चीज़ आपके साथ बुरा हुई तो बुरा भी हुआ है, तो आप कैसे अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये REBT है। REBT जानते हैं कि एक यह आपका क्या है काउंसलिंग का तरीका है जो यूज़ करते हैं काउंसलर जब काउंसलिंग करते हैं अपने क्लाइंट की, और इसके माध्यम से क्या है जो व्यक्ति की इरेशनल बिलीफ होता है उसको पहचान करके उसे रिलेशनल बिलीफ यानी कि तार्किक विश्वास में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज की क्लास में REBT क्या होता है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया। आगे क्लास में आपके इस पेपर संबंधित जो भी रहेगा टॉपिक उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर